क्रिप्टो करेंसी के नए बिल पर कर रही है सरकार काम और वो बिल कैसा नजर आ सकता है, आज उसी की जानकारी शो में आपको मिलने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। और जहां तक इस बिल का सवाल है तो हमारे सहयोगी सुनील प्रभु के सोर्सेस के हिसाब से नए बिल में रेगुलेशन की बात है और इसे एसेट डिक्लेयर करने पर विचार है। लेकिन ये बिल कैसा नजर आ सकता है, इस पर एक नजर डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं है। सरकार की योजना की एक्सक्लूसिव जानकारियों के वो जो खास पॉइंट्स हैं वही शुरू करते हैं इससे कि क्रिप्टो एसेट के करेंसी के तौर पर भेजने पर रोक होगा। आधिकारिक डिजिटल करेंसी को बनाने की शुरुआत जो है वो होगी, यानी ये ग्राउंड वर्क जो है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का, उसे क्रिएट किया जाएगा। क्रिप्टो एसेट का करेंसी के विकल्प या पेमेंट सिस्टम बनने पर रोक होगी। और ये जो इंडस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की, उसके कई एक्सपर्ट्स का ये कहना भी था कि आप इसे करेंसी की तरह मान्यता ना दीजिए, लेकिन आप इसे एसेट क्लास डिक्लेयर कर दीजिए। तो ये मांग भी थी एक तरह से। पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र को क्रिप्टो एसेट से अलग रखा जाएगा। वहीं विज्ञापनों की बात पार्लियामेंट में भी हुई थी जब क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा हुई कि बहुत सारे विज्ञापन देखे जा रहे हैं, हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में भी देखे गए थे। तो ऐसे में सोर्सेस के हिसाब से विज्ञापन में गलत जानकारी ना दी जाए, कुछ इस पर भी विचार होंगे। माइनिंग पर रोक होगी, ये बहुत ही अहम फैसला आ सकता है अगर ये बिल में इंक्लूड होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर होंगे। आरबीआई करेंसी से जुड़े मामलों को रेगुलेट करेगी। तो क्योंकि रेगुलेशन पर बहुत ज्यादा सवाल थे, तो जो करेंसी से जुड़े मामले हैं उसकी रेगुलेशन करेगी आरबीआई और वहीं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा। लेकिन जो क्रिप्टो एसेट का नियम है उसका नियमन सेबी करेगी। तो ये यहां पर जो हमारे सोर्सेज हैं उसके हिसाब से कुछ जो नया बिल है वो इस तरह से नजर आ सकता है। हालांकि 30 नवंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इसके बारे में बात भी की थी, उसकी एक झलक आपके सामने। Through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued, and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high risk area to go in. इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स से जिस पर निर्मला सीतारमण ने कुछ कमेंट्स किए थे, उसी का एक क्विक रिव्यू आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है। वहीं उन्होंने कहा था हम नए बिल पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञापन को लेकर गाइडलाइंस हैं, इस मुद्दे पर निर्णय के लिए उन्हें देखना होगा। वहीं पार्लियामेंट में जिक्र हुआ एनएफटी का भी। एनएफटी को लेकर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आज शो में हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उन्होंने एनएफटी पर बात करते हुए कहा कि अभी ये नहीं कह सकते कि एनएफटी पर अलग से कोई फ्रेमवर्क हो सकता है या नहीं। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स अभी तक लिया गया है इस पर कोई जानकारी नहीं है, इसकी बात भी उन्होंने की। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल सर्कल में इसकी चर्चा हो। और बीते हफ्ते हमारे साथ एक और पॉलिटिकल लीडर जो है वो जुड़ी थी, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी। आज भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत हम करना चाहते हैं मोहम्मद खान के साथ। कांग्रेस के ये कांग्रेस मेंबर हैं और एडवोकेट और एडिशनल एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना कि किस तरीके से पार्लियामेंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर चर्चा की। कुछ हमारे सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके का ये बिल नजर आ रहा है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो अरुण, मैं आपका शो देखता आ रहा हूं और एक बात तो मैं अग्री करूंगा आप लोगों के साथ, ये अभी राजनीतिक मुद्दा बना नहीं है, ये एक तकनीकी मुद्दा है, पॉलिसी के डोमेन में आता है। सचमुच क्रिप्टो जो है एक ऐसी चीज है जिसपे हमारी सिर्फ ये राय है कि निवेशकों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए सरकार की। और जब कानून आएगा हम उसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों के सामने अपनी इन्फॉर्म्ड राय पेश करेंगे। दूसरी बात मैं यही कहूंगा, आपने शुरुआत में बड़ा अच्छा एक फ्रेज इस्तेमाल किया कि गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। और अरुण, दरअसल जो राजनीतिक नजरिए से अगर आप देखें, सचमुच में
कंफ्यूजन जो उठ रहा था पिछले 2 हफ्तों से, वो इसी वजह से उठ रहा था क्योंकि किसी ने बिल की कोई कॉपी नहीं देखी थी। और अलग अलग चैनलों पे मैं जाता था, पता नहीं अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं डिफेंड करने के लिए या नहीं, मगर मैं एक बस ये पॉइंट मेक करूंगा कि अलग अलग चैनलों पे, आपके चैनल पे एक प्रवक्ता आए भाजपा के, उन्होंने बोला नहीं बैन होगा, और उन्होंने बैन के समर्थन में कुछ बिंदु रखे। दूसरे चैनल पे मैं गया, वहां पे भाजपा के प्रवक्ता जो थे बोले नहीं बैन नहीं होगा, बीच का दरमियानी रास्ता निकाला है सरकार ने, आप देखते जाइए। आज आप बताते हैं कि आपने बिल देखा है और उसमें रेगुलेशन के कई प्रावधान उन लोगों ने इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो ये हम इसे पढ़ेंगे और एज लॉन्ग एज जिस हद तक ये निवेशकों को सुरक्षित रखता है हम उसका समर्थन करेंगे। जहां कमियां हैं इसमें हम उसकी आलोचना करेंगे, समालोचना करेंगे। जी, दर्शकों को याद होगा कर्नाटका का जो बिटकॉइन स्कैम है, जब उसकी चर्चा हो रही थी तब हमने आपको मोहम्मद बहुत सारे चैनल्स पर देखा था और आपने हमसे भी बातचीत की थी। तो वहां पर एक पॉइंट आपसे जो मैं डिस्कस जरूरी करना चाहता हूं वो है इलीगल एक्टिविटीज, वो है स्कैम्स। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो डिजिटली उतना सक्षम है कि जितने भी स्कैम्स ऑलरेडी डिजिटल करेंसी में हो रहे हैं उसे हैंडल कर सकता है? नहीं। और ऐसे में आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी एक नया चैलेंज होगा जहां पर अभी फ्रेमवर्क ही नहीं है? बहुत सारी कंट्रीज से अगर कंपेयर करेंगे तो हम काफी पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर रेगुलेशन भी नहीं है, आपको लगता है कि ये और थोड़ा सा खतरे वाली बात होगी अगर ये रेगुलेशन और डीले होती है तो? देखिए अरुण, आपने बात बिल्कुल सही कही। आज की तारीख पे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चुनौती रिप्रेजेंट करती है जिससे लड़ने के लिए हमारे पास अभी वो ढांचा है ही नहीं, फ्रेमवर्क है ही नहीं। हमारे अफसरों को वो हमने ट्रेनिंग भी नहीं दी है जो जरूरी है क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल को पकड़ने के लिए। और अगर कोई कानून आता है और उसके नीचे उसके प्रति गाइडलाइंस आती है तो फिर हम बोल सकते हैं हाँ ये देखिए अब हमारे अफसरों को तैयार किया जा रहा है कि वो इलिसिट ट्रांजैक्शन, जो गलत ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो दुरुपयोग हो रहा है, उसे आइडेंटिफाई करें और उन लोगों को पकड़े। मेरा मानना यह है कि अगर अच्छा कानून आता है तो उसमें यह भी होगा कि केवाईसी के प्रोटोकॉल्स होंगे। यानी अगर आप और मैं क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं तो फिर हम लोग जो है जैसे बैंक में खाता खोलते हैं वैसे उसी प्रकार से हम अपनी सारी जानकारी सरकार को देंगे। और क्रिप्टो की एक खासियत तो यही है अरुण, आप भी जानते हैं कि वो बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड होता है। यानी हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो लेजर में उसका अकाउंट रहता है, तो मुझे पता है किसने कैसे इस्तेमाल किया। तो हाँ, ये ट्रेनिंग देना अफसरों को जरूरी है। और ये खासतौर से कर्नाटक बहुत अच्छी मिसाल है, उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि जब अफसरों के पास ट्रेनिंग नहीं होती है तो कैसे जो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं बच के कैसे निकल सकते हैं। चलिए, अभी हम पॉलिटिकल चर्चा की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम टेक की बातचीत कर रहे हैं और आप टेक को समझते हैं मोहम्मद। तो ऐसे में आप बताइए, अगर बैन नहीं होता और इसे एसेट क्लास का दर्जा दिया जाता, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप इसके हक में नजर आते हैं यहाँ पे? जी, आज की तारीख पे कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई पोजीशन नहीं ली है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ लें बिल, और एक बार जब बिल पढ़ लेंगे उस पर राय बना लेंगे, फिर आप लोगों के सामने अपनी पोजीशन पेश कर देंगे। मगर आज के तौर पे ऐसी कोई खास हमारा खास कोई ऑब्जेक्शन है नहीं इस पे, क्रिप्टो करेंसी पे। और आखिरी क्विक सवाल, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात बहुत ज्यादा हुई थी पिछली बार भी और इस बार भी हो सकती है। आपकी कोई इंटरप्रिटेशन है अबाउट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उस पर अभी सरकार की पुष्टि उस पर भी नहीं आई है? जी, जहां तक हमारी समझ थी और जहां तक आप देखेंगे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की जो परिभाषा है जो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, सारी की सारी क्रिप्टो करेंसियां प्राइवेट ही तो होती हैं। कोई सरकारी बैंक थोड़ी इशू करता है। अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ये परिभाषा ली जाए तो इथेरियम, बिटकॉइन, कार्डानो, ये तो सब बैन हो जाएंगे। और इसी वजह से एक कंफ्यूजन भी पैदा हो रही थी। तो मैं देखना चाहता हूं कानून में कैसे डिफाइन किया है उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, और फिर उसके बाद आप और मैं इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है दूसरी चर्चा का, जहां पर बीजू जनता दल के राज्यसभा एमपी अमर पटनायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जिसके आप मेंबर हैं, उन्होंने क्रिप्टो पर एक मीटिंग रखी थी और इसीलिए इनके ओपिनियंस जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले तो जो आपने पार्लियामेंट में सुना, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने जिस तरीके के जो बयान या जवाब दिए, उस पर सर आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहले देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर जो कहे कि जो नया बिल आने वाला है वो पुराना बिल नहीं है, तो मुझे उसमें कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं लगा, इसलिए कि पुराना बिल जो कॉन्टेक्स्ट में किया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी तो और जजमेंट आ चुका है। और जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का केस में, तो इसलिए मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि जो नया बिल आएगा गवर्नमेंट को नया बिल लाना ही पड़ेगा, और जो नया बिल होगा उसमें मुझे लगता है कि बैन से ज्यादा गवर्नमेंट को महसूस हुआ होगा कि अभी उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मार्केट डेवलप हो चुकी है और ग्रोइंग। तो मार्केट फेलियर का सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को
कुछ रेगुलेशन लाना चाहिए। वो रेगुलेशन हार्ड रेगुलेशन होगा या सॉफ्ट रेगुलेशन होगा या मिडिल पाथ फॉलो होगा, वो देखने का बाकी है। वो जब बिल आएगा तब पता लगेगा। बट मुझे जो लग रहा है कि सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि क्रिप्टो तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का कोई अंडरलाइंग वैल्यू तो है नहीं, कोई एसेट तो नहीं है, सो वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन है। लेकिन लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, पर्टिकुलरली पीपल लाइक यू आर वेरी यंग, सो यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस करेंसी। बट मुझे लगता है कि इसमें वन इज टू बी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टर एजुकेशन को प्राइमेसी देते हुए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने दोहराया, कई बार दोहराया कि, और मेंबर्स ने भी एक्सप्रेस किया कि इसके बारे में लोगों को एजुकेट करने का जरूरत है, तो उसको करना पड़ेगा। और सिमल्टेनियसली जो सेफेस्ट ऑप्शन है, मुझे लगता है कि एसेट क्लास को लेके, क्रिप्टो एज एन एसेट प्रोपोजिशन, उसको लेके सपोज आप रेगुलेशन करते हैं और उसको ही अलाउ करते हैं, और बाद में करेंसी का आता है, या करेंसी का सपोज अलाउ करते हैं तो हाइब्रिड, फिर उसमें रेगुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। करेंसी होगा तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, कमोडिटीज का होगा तो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है, डिफरेंट रेगुलेटर है, और अब सिक्योरिटीज है तो फिर डिफरेंट सेबी आ जाएगा। तो इसमें ये एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्चुअली रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा वही क्वेश्चन था फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप सपोज बैन भी करते हैं, उसको आप एनफोर्स कैसे करेगा? आपका रेगुलेटरी कैपेसिटी है क्या? और रेगुलेटरी कैपेसिटी एक तो है कि इन्वेस्टर का एजुकेशन बढ़ाओ, रेगुलेटर्स का भी नॉलेज बढ़ाओ, रेगुलेटर कैपेसिटी भी बिल्ड करो। तो ये दोनों चीज अभी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो नया आएगा बिल, ये सब चीज एड्रेस हुआ होगा। जी, अब देखिए, जहां तक उनके जवाब की बात है, तो टैक्स पर सवाल पूछा गया तो उस पर अभी जानकारी नहीं है, एनएफटी पर या एडवर्टाइजमेंट्स पर तो अभी कोई ठोस जवाब जो है वो नहीं आया। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और थोड़ी ज्यादा जानकारी होती? नहीं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि इसके ऊपर वो आंसर दे सकती थी, लेकिन जब बिल आ रहा है, और सिंस बिल का मुझे लगता है कि कंटूर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कमिट नहीं करना चाहते। तो इसलिए जब बिल आ जाएगा तो पता लग जाएगा, और इलैबोरेट डिस्कशन तब होगा और फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर आंसर जरूर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये है कि अभी भी वो इवॉल्विंग है विद इन द मिनिस्ट्री। राइट, तो रेगुलेशन की यहां पर बात ऑफ कोर्स हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर रेगुलेशन है ऑलरेडी। कुछ ऐसी कोई कंट्री आपके दिमाग में है जहां से हम कुछ सीख सकते हैं, हिंट्स ले सकते हैं? मेरे ख्याल में हम सबसे मैं तो सबका स्टडी नहीं किया हूं, लेकिन जितना जानता हूं, जितना पढ़ाई किया हूं, मुझे उसमें लगता है कि सिंगापुर का जो मॉडल है वो मुझे लगता है कि मॉड्यूलर टाइप है, मॉड्यूलर अप्रोच है, और उसको कैटेगराइज कर दिए हैं और सब रेगुलेटर्स उसको ईच क्लास ऑफ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो करने से इट इज लाइक, सपोज कोई बिल आ जाता है तो आप एक रेगुलेटर को इफेक्टिव डेट देते हैं कि इस दिन से वो इफेक्टिव हुआ, फिर एक साल वेट करके आप देखते हैं कि अच्छा ये परफॉर्मेंस में ये प्रॉब्लम हुआ था, तो दूसरा रेगुलेटर जब आएगा तो दूसरे रेगुलेटर को उसको मॉडिफाई कर लेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे बिल में। तो ये अप्रोच इजी रहेगा इंडिया के क्षेत्र में इंप्लीमेंट करने के लिए, इफ सिंगापुर मॉडल इज फॉलोड। सिंगापुर मॉडल आई फाइंड इज वेरी इजी इन टर्म्स, इट्स वेरी मॉड्यूलर। ओके, अब वहीं जहां तक बात है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, आप उसके मेंबर हैं, आप स्टेक होल्डर से मिले। आई नो वो एक प्राइवेट मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ वहां की जिसे कहते हैं वाइब अगर हमें बता पाए, या वहां क्या आपने मूड पिक किया, अगर वो बता पाए। जो हमारे मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, हम लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमको ये लगता है, और सबका वही है कि ये इतना बड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलना पड़ेगा कि ये इसमें रिस्क है, वेरी क्लियरली बोलना है। और हैविंग सेड सो कि आप इस रिस्क को लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये भी देना की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो मार्केट जो है ये बढ़ते जाएगा तो हमारा नॉर्मल मनी सप्लाई जो आरबीआई करता है उसको इंपैक्ट करेगा। इट्स एन अफ्रंट, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग ये भी सब हो सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बहुत सारे ओपिनियंस दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप समझते हैं टेक को, आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं, तो आप अगर पार्टी का भी स्टैंड थोड़ा शेयर कर पाए हमारे साथ, या फिर जो आप शेयर कर रहे हैं, इज इट योर पार्टीज ओपिनियन? नहीं, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं जब भी आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखा हूं कि इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। पार्टी का व्यू आएगा जब बिल आएगा। बिल तो अभी आया नहीं है, बिल के बारे में किसी को पता नहीं है। मैं भी गेस कर रहा हूं, आप भी गेस कर रहे हैं, बाकी लोग भी गेस कर रहे हैं।
मैडम said, and she must have appreciated this sentiment in the house as well. तो ये जो बिल जब आएगा तो उसका एक्चुअल कंटूर्स क्या है, कैसे रेगुलेशन है, वेदर इट इज सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. तो वेदर वो हो रहा है कि नहीं, एंड वो करते हुए ये मार्केट डेवलप हो सकता है क्या, तो दैट काइंड ऑफ ए थिंग आने के बाद ही आई थिंक पार्टी विल टेक ए स्टैंड. अभी तो पार्टी को स्टैंड लेने का कुछ बिल ही नहीं है, उसके ऊपर क्या स्टैंड है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और वो जो आपका बैकग्राउंड है उससे उड़ीसा की खुशबू भी आ रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ये उड़ीसा का ये है टेक्स्ट, हमारा हैंडलूम जो है वो उड़ीसा का हैंडलूम जो है, ये चादर है, वो चादर को रोमन ब्लाइंड बनाया हुआ है. अभी मेरा मकसद ये है कि उड़ीसा का हैंडलूम चारों तरफ जाए, इंडिया का हैंडलूम जाए. बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट. लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम एनएफटी पर चर्चा करेंगे. शो की शुरुआत में हमने एनएफटी इस शब्द का जिक्र किया था, लेकिन ये होता क्या है वो आप समझेंगे, और अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं तो अपनी एनएफटी बाजार में कैसे उतार सकते हैं ये बताएंगे हमारे मेहमान रोहास नागपाल. तो कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो. देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो. मेरा नाम है अरुण सिंह, और अब हम बात करने वाले हैं एनएफटी की, वो शब्द जिसका जिक्र पार्लियामेंट में भी हुआ जब क्रिप्टो करेंसी पर डिस्कशन हुई. तो अगर आप सोच रहे हैं क्या है ये एनएफटी, तो आज उसी पर चर्चा भी कर लेते हैं. एनएफटी, इसकी फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन. फंजिबल अंग्रेजी शब्द जो है उसका मतलब है परिवर्तनीय, जिसे बदला जा सके. तो ये नॉन फंजिबल है, यानी इसे बदला नहीं जा सकता. ये एक यूनिक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. कोई भी दो एनएफटी समान नहीं हो सकते. तो जो डिजिटल आर्ट है उसे एनएफटी में कन्वर्ट करने का मतलब यही है, क्योंकि डिजिटल आर्ट है उसके कॉपीज हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता चले कि मैं ही उसका असली ओनर हूं, मेरे पास ही ओरिजिनल पीस है और मेरे पास ही वो खास चीज है जिसके बारे में हर कोई जो है वो चर्चा कर रहा है. तो ऐसे में वो उसके अगेंस्ट टोकन जारी किए जाते हैं और वो बन जाता है एनएफटी. अब उसके उदाहरण भी आपको दे देते हैं. कोई भी एनएफटी एक तस्वीर हो सकती है, एक वीडियो हो सकती है, एक ऑडियो ट्रैक हो सकता है, जिफ हो सकते हैं. करोड़ों लाखों रुपए में जिफ भी बिक रहे हैं एज एनएफटी. कोई एक ब्लॉग, कोई एक ट्वीट भी हो सकता है. ट्विटर के एक्स सीईओ ने अपने एक ट्वीट को एज एन एनएफटी भी सेल किया है. लेकिन अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं, आप डिजिटल पेंटिंग्स बनाते हैं, या आपके पास कोई ब्लॉग है, आपके पास कोई ट्वीट है जिसे आप एनएफटी में कन्वर्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं. रोहास नागपाल, और बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. ये लेखक हैं द फ्यूचर मनी प्लेबुक के. रोहास, बताइए कैसे एक डिजिटल आर्टिस्ट शुरुआत कर सकता है एनएफटी स्पेस में? जरूर. तो पहले तो हमें यह समझना है कि जो आजकल हम सुनते हैं कि जिफ करोड़ों में बिक रहा है और ट्वीट बिक रही है, मेरे हिसाब से ये बस स्कैम टाइप है कि लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है. बिकॉज जो भी खरीदेगा उसका पहला प्रश्न होगा कि ये खरीदने से मुझे क्या प्रॉफिट होगा. तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आप सही में अपने एनएफटी बेचना चाहते हैं, तो आपको तो सबसे पहले आपके खरीदार को बताना है कि उनको प्रॉफिट क्या होने वाला है. क्या आप उस एनएफटी के साथ उनको अपनी पेंटिंग की एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कॉपी दे रहे हैं, या अगर आपने कुछ ग्राफिक डिजाइन किए हैं तो क्या वो खरीदार उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये है सबसे जरूरी और सबसे पहली चीज कि आपका एनएफटी ऐसा क्या राइट या पैसे बनाने का तरीका खरीदार को दे रहा है. दूसरा मैं उसमें बोलूंगा कि आप उसमें नोट कीजिए कि एक अनलॉकेबल कंटेंट भी बोला जाता है. कि अगर आप कुछ ग्राफिकल आर्ट बेच रहे हैं तो नॉर्मली तो कोई भी उसको देख के उसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है, पर अगर आप एक अनलॉकेबल कंटेंट डालते हैं कि जो खरीदार है सिर्फ उसी को उसका पासवर्ड मिलेगा, तो वो उसकी वैल्यू ऐड कर सकता है. तो अगर आपने कोई बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है जिसको आप डिजिटली बेच रहे हैं, तो उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज जिसको खरीदार प्रिंट आउट लेके बहुत बड़ा सा प्रिंट बना सकता है, तो वो आप एडिशनल एज अ बोनस दे सकते हैं.
फिर आपको एक बार आपने ये बनाया है तो अब आप उसको प्रमोट करिए। आप आर्टिस्ट हैं, आपका सोशल मीडिया पे फॉलोइंग होगा, तो पहले तो अच्छे से उसकी प्रमोशन कीजिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कोई एक खास चीज आ रही है जिसको मैं खरीद सकता हूं। राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनएफटी बनाने के टाइम आपको गैस फी भरनी है। मैं बोलता हूं वो गलत है। आप पहले से एनएफटी को मत मिंट करके रखिए क्योंकि वो वेस्ट होगा पैसा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज 1000 एनएफटी में से भी अगर आप देखें तो बिकता एक है, तो बाकी के 1000 पे आप गैस फी क्यों भर रहे हैं? जब कोई आपको बोले कि मैं खरीदने को तैयार हूं, उस समय आपको डिसाइड करना है कि इसको आपको कहां मिंट करना है। तो आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, बहुत सारे एनएफटी प्लेटफॉर्म है, या उससे भी अच्छा आप डायरेक्टली उसको ब्लॉकचेन पे इशू भी कर सकते हैं। तो ये होगी तीसरी चीज। अब आपने फाइनली जब बिकने की बात आ गई है तो आपको डिसाइड करना है कि आप पैसे लेने कैसे वाले हैं। आप स्टेबल कॉइन में लेंगे या आप उसको क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन में लेंगे या आप बैंक के थ्रू पैसा लेना चाह रहे हैं, यह आपकी चॉइस है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्रिप्टो में ही पैसा लेना है, आप उसको नॉर्मल फिएट करेंसी में भी ले सकते हैं। और पांचवी बात, एक बार आपने एनएफटी बेच दिया तो अब आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ये आपके फैन हैं जिन्होंने खरीदा है, आगे जाके ये किसी और को बेच सकते हैं और आगे जाके ये आपकी और एनएफटी भी खरीदेंगे, तो उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है। तो आप बोल सकते हैं कि साल में एक बार वो आपको मिलने आ सकते हैं कहीं, आप उनको महीने में एक बार जूम कॉल कर सकते हैं और ये आपको बता सकते हैं कि और आपको क्या बनाना चाहिए। तो प्लीज अपने फैंस को भूल मत जाइए बेचने के बाद, उन्हें खुश रखिए, वो आगे जाके और खरीदेंगे और लोगों को आपके बारे में बताएंगे। तो ये है 5 कदम जो एक डिजिटल आर्टिस्ट को लेने चाहिए। जी, एक क्विक रिवीजन दे देता हूं दर्शकों के लिए। सबसे पहले आर्ट बनाइए, फिर उसे प्रमोट कीजिए, प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन चुने, फिर आप डिसाइड करें कि आप पेमेंट जो है वो किस चीज में लेंगे, वो आप एक ट्रेडिशनल जो करेंसी है उसमें लेंगे या क्रिप्टो में लेंगे, और फिर ऑफ कोर्स एक बार खरीदारी हो गई तो अपने खरीदारों के साथ आप इंटरैक्शन जारी रखें। रोहास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही ये शो होता है खत्म।